हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल दैट इज केमिस्ट्री सारथी। जनाब स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम हाइड्रोकार्बन्स के पीवाईक्यूज करने वाले हैं जो कि जनवरी अटेम्प्ट 2026 में पूछे गए थे। हमने ऑलरेडी फिजिकल केमिस्ट्री के सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट करा दिए हैं। इनऑर्गेनिक भी जनाब पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है एंड ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा वीडियो आपके सामने लेकर के हम आ चुके हैं, है ना। पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अगर नहीं मिलती है तो थोड़ा सा वेट करेंगे, फिर आपको मिल रही होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। आपके पास 3 कंपाउंड है, आपसे पूछा गया है अरेंज ईच कंपाउंड्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर। नाइट्रेटिंग मिक्सचर का मतलब हो जाएगा NO2 पॉजिटिव। देखिए NO2 पॉजिटिव कहां पर अटैक करने वाला है? NO2 पॉजिटिव वहीं पर अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन थोड़े से आपको नजर आ रहे होंगे, मतलब जहां पर इलेक्ट्रॉन बढ़िया तरीके से दिखाई पड़ रहा होगा वहीं पर ये अटैक करने वाला है। ठीक है, पॉजिटिव है ना, ठीक। क्लोरीन क्या होता है? क्लोरीन होता है एक वीक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। ठीक है, और जो ये NO2 होता है आपका, ये होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही जबरदस्त इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है एंड ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जनाब, ये आप याद रखिएगा। एंड ये मेटा डायरेक्टिंग होता है, आप ये भी याद रखें, मेटा डायरेक्टिंग होता है। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग क्यों होता है? क्योंकि ये ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच लेता है। ठीक है, खींच लेता है। इसको आप सिंपल हिंदी वाली इंग्लिश में लिखेंगे ताकि आपको समझने में कोई समस्या ना हो, व्हाट्सएप लैंग्वेज ना। अब बात करते हैं OCH3 की। ये कुछ तो खास है। OCH3 जिसको आप एनिसोल बोल रहे होते हैं जनाब, ये होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप यानी कि इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा होगा इस प्रकार से, एंड ये बहुत ही पावरफुल तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होगा। अरे हाँ या ना बताइए। तो अब आप खुद बताएं पॉजिटिव वाला अटैक कहां पर करना चाहेगा? देखिए अटैक तो रिंग पर ही करेगा। अब यहां से आप इलेक्ट्रॉन को खींचते चले जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा है। अरे बताओ, बोलो यार, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है रिंग से, यानी कि पॉजिटिव कैरेक्टर यहां पर डेवलप हो रहा है। दैट मींस ये प्रीफर तो नहीं करेगा अटैक करना। अटैक कहां पर करेगा? जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर बहुत हो जाने वाली है, क्योंकि जनाब OCH3 एनिसोल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो सबसे जल्दी किस पर अटैक करेगा? C पर, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, यानी कि सबसे ज्यादा ऑर्डर तो इसका है, C का ऑर्डर सबसे ज्यादा होना चाहिए। ऑप्शन 3 1 सब काट दो भैया, ऑप्शन नंबर B आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बताइए कोई समझने में दिक्कत है? यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, दैट मींस बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहां पर अटैक किया जा रहा होगा। पर सबसे कम अटैक करने की पॉसिबिलिटी कहां पर है? यहां पर, क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेगा। यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो जाएगा, यानी कि बहुत ही मुश्किल से अटैक करेगा यहां पर NO2 पॉजिटिव। तो यस, B वाला है। उसके बाद यहां पर भी अटैक करना नहीं चाहेगा, क्योंकि यहां पर भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बट इतना इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाएगा क्लोरीन जितना कि NO2 खींच रहा है ना। तो करेक्ट ऑर्डर हो जाएगा B, A एंड C। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। ये सारी छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है। NO2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको आगे ये कई बार देखने को मिल रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ब्यूट टू आइन कैसे बनाएंगे आप? कार्बन 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 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, ब्यूट टू आइन यानी कि सेकेंड कार्बन पर आप ट्रिपल बॉन्ड बना रहे होंगे। एंड हाइड्रोजन 1 मोल ईच आर सेपरेटेड ट्रीटेड विद, अच्छा, पैलेडियम कार्बन एंड यहां पर Na लिक्विड NH3 है आपके पास, टू गिव द प्रोडक्ट्स X एंड Y। देखिए दोनों जगह पर हाइड्रोजनेशन हो रहा होगा, यानी कि ये डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड टूटेंगे एंड हाइड्रोजन ऐड हो रहा होगा। ठीक है, ये क्या है? ये है जनाब बर्च रिडक्शन। कुछ याद आ रहा है? बताइए, कुछ याद आ रहा है आपको? बर्च रिडक्शन में क्या होता है? हाइड्रोजनेशन होता है, बट ट्रांस पोजीशन पर आपका हाइड्रोजन ऐड हो रहेंगे, ट्रांस पोजीशन। ठीक है, और जो यहां पर लिखा हुआ है पैलेडियम, यहां पर भी हाइड्रोजनेशन होगा, बट सिस पोजीशन पर हो रहा होगा, सिस पोजीशन पर होने वाला है। ठीक है, तो एक यहां पर रिएक्शन करवाएंगे अगर आप PD कार्बन के साथ, तो देखिए कार्बन कार्बन और ये एक सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा ऐसे, है ना, सिस पोजीशन पर, यानी कि इस प्रकार से आपके ये जुड़ रहे होंगे हाइड्रोजन, ये हो जाएगा सिस पोजीशन पर। बट इसकी बात अगर करेंगे, सेम ही कंपाउंड है ना आपके पास, ब्यूट टू आइन, यहां पर जब आप रिएक्शन करने वाले हैं किसके साथ? बर्च रिडक्शन, दैट इज Na लिक्विड NH3 के साथ, Na लिक्विड NH3 के साथ, तो फिर ट्रांस पोजीशन पर आपके हाइड्रोजन जुड़ रहे होंगे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसे। तो ट्रांस पोजीशन यानी कि एक बार हाइड्रोजन यहां पर जुड़ेगा और एक बार हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ने वाला है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। X एंड Y आर स्टीरियो आइसोमर, तो जनाब बिल्कुल सही है, बट यहां पर आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है। ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें आपको +4 से -1 या फिर हम बोलते हैं -5 ले जा सकती हैं, है ना। यस, X एंड Y आर स्टीरियो आइसोमर, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सिस एंड ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो कर रहे होते हैं, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक पार्ट है स्टीरियो आइसोमर का। दैट मींस ये सही है, यहां पर टिक करेंगे। इनकरेक्ट आपसे पूछा गया है। डाइपोल मोमेंट ऑफ X इज 0, तो X क्या है? X ये है आपका X और ये है आपका Y, तो डाइपोल मोमेंट यहां पर 0 कैसे हो जाएगा?
डाइपोल मोमेंट यहां पर 0 होगा ना, क्योंकि आमने सामने है तो यहां पर 0 होगा। म्यू इक्वल टू 0 यहां पर होगा, म्यू इक्वल टू 0 सिस में नहीं होता है। तो ये वाली बात कैसी है, गलत है, तो इसको यहां पर क्रॉस करके रखेंगे। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्स इज हायर देन वाई, बिल्कुल सही बात है, आपको ये पता होना चाहिए। सिस की कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, क्योंकि आपको यहां पर नजर आ रहा होगा सिमेट्रिकल टाइप का स्ट्रक्चर। मान लीजिए यहां पर इस प्रकार से है और एक और है, एक के ऊपर सेट होते चले जाएंगे, अरे हाँ है ना। पर जब आप इसको लगाएंगे एक के ऊपर एक तो सेट नहीं हो पा रहा होगा, मतलब समझ सकते हैं ना, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा। एक बार फिर से आएगा तो फिर ऐसे एक बार करके दिखाएंगे आपको। कार्बन ऐसे है, यहां पर हाइड्रोजन आपके पास है, यहां पर हाइड्रोजन है, तो एक बार फिर से आप इसको लेकर आए, फिर से आप लेकर के आएंगे ट्रांस वाला, तो खुद बताइए आप यहां पर क्या कुछ आपको सेटलमेंट दिखाई दे रहा है, सेट होता हुआ नजर आ रहा है? नहीं, बट यहां पर आपको बढ़िया तरीके से सेट हो रहा होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपको याद कर लेना कि सिस फॉर्म में आपका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू ट्रांसफॉर्म। ठीक, तो ये स्टेटमेंट जो आपका लिखा हुआ है ये सही स्टेटमेंट है ना। एक्स नहीं, ये नहीं, यहां पर है ना, एक सेकेंड रुकेंगे भैया, यहां पर टिक करेंगे। X एंड Y रिएक्ट विद O3 ZnH2O टू गिव डिफरेंट प्रोडक्ट, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बात तो एक ही है, बात एक ही है। देखिए यहां पर C डबल बॉन्ड, अच्छा C एंड यहां पर आप हाइड्रोजन लगाएंगे, एक बार यहां पर हाइड्रोजन लगाएंगे, ठीक है। ये H अगर हम लिखेंगे सब पर लिखेंगे, वरना किसी पर नहीं लिखेंगे। इसी जो आप रिएक्शन करवाने वाले हैं किसके साथ, O3 Zn के साथ और अलॉन्ग विद H2O, तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, ये बॉन्ड तोड़ेगा और इधर एक ऑक्सीजन जाएगा, इधर एक ऑक्सीजन जाने वाला है। तो देखिए CH3 ये पूरा CH ये वाला, अब ये बॉन्ड टूटेगा ऐसे, एक ऑक्सीजन यहां पर एक यहां पर, तो CHO मिल जाएगा एंड यहां पर भी यही बनने वाला है CH3 CHO। एंड इसी प्रकार से आप ट्रांस में भी देख पा रहे होंगे, क्योंकि बॉन्ड तो जनाब बीच से टूट रहा है, इधर उधर कुछ भी लगा हो, यहां पर भी ऐसे टूटेगा ऑक्सीजन ऑक्सीजन, यानी कि यहां पर भी CH3 CHO आपको मिल रहा होगा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां पर जनाब H3 ऐसे आप कर सकते हैं। ये छोटी छोटी बातें इसलिए हम बताना आपको जरूरी नहीं समझते हैं, है ना। CH3 CHO दोनों भी मिल रहा होगा, डिफरेंट प्रोडक्ट नहीं, आपको प्रोडक्ट दोनों में ही सेम मिल रहा होगा, प्रोडक्ट सेम मिल रहा होगा। तो ये वाली लाइन गलत जाएगी। आपसे पूछा गया था इनकरेक्ट, यानी कि B एंड D ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, सही है। बर्च रिडक्शन ट्रांसपोजिशन सिस पोजीशन पर यहाँ पर सिंपल हाइड्रोजनेशन दैट इज पैलेडियम विद कार्बन, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। अच्छा, करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है, द प्रेजेंस ऑफ NO2 ग्रुप इन बेंजीन रिंग। बोलिए, मैंने कहा था ना आपसे NO2 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेंजीन रिंग आपकी हो जाने वाली है। ऐसे यहां पर जोड़ेंगे आप NO2 इस प्रकार से। क्या कहा गया है, एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहां पर होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन रिच होगा, ठीक है। मैंने आपसे कहा ये कैसा है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स खींच लेगा इस बेंजीन रिंग के। अगर इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो इस बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव कैरेक्टर को डेवलप कर रहा होगा। अगर इस बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव कैरेक्टर को डेवलप कर रहा होगा, दैट मींस ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए एक्टिवेट नहीं बल्कि डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, डीएक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आप लिख सकते हैं। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, डीएक्टिवेट्स ये वाला बिल्कुल सही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत आपको, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक्टिवेट्स द रिंग टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि यहां पर अगर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा है, अगर यहां पर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा है तो आपका न्यूक्लियोफाइल रिएक्ट करना चाहेगा, न्यूक्लियोफाइल यहां पर रिएक्ट करना चाहेगा, मतलब अटैक करना चाहेगा, है ना। पॉजिटिव कैरेक्टर के केस में न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होगा, इलेक्ट्रोफाइल अटैक नहीं कर रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका स्टेटमेंट डी गलत हो जाएगा। बी एंड सी इज करेक्ट, दैट मींस ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। बताइए कोई दिक्कत तो नहीं है सब चीजों को समझने में। तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है NO2 पर, NO2 का कोई भी चीजें आपको गलत नहीं होनी चाहिए। यहां पर एक बात हम और आपको बता दें, यहां पर -I इफेक्ट भी लग रहा होगा, है ना, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां पर नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा है, इस वजह से -I इफेक्ट भी लग रहा होगा, और साथ में आपको -M एंड -R इफेक्ट भी लग रहा होगा। इसलिए ये बहुत ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना। -M एंड -R ग्रुप से आप क्या समझ सकते हैं, ये डिलोकलाइज करने वाला है रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। बताइए अगर कोई समस्या है सिंपल सा याद करो, इतना बहुत चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप याद करिए, आपका काम बन रहा होगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन पुअर करने वाला है ना, पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप कर रहा होगा, दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो रही होगी बेंजीन रिंग पर, ठीक। बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा तो यहां पर आपको NaNH2 का जब भी आपको नजर आए तो आपको सिंपल एक चीज याद रखनी है कि एल्काइन बना देगा, एल्काइन बना देगा, सिंपल, ये आपको रट लेना है बिल्कुल। NaNH2 बेस है, ये आपको कहीं पर भी नजर आए एल्काइन बना देगा, दैट मींस ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। तो यहां का ब्रोमीन उड़ाएगा, यहां का ब्रोमीन उड़ाएगा, इस यहां पर ट्रिपल बॉन्ड बन जाने वाला है, ठीक। ये ब्रोमीन, यहां ये ब्रोमीन, इसकी जैसे ही आप रिएक्शन कराने वाले हैं ट्वाइस ऑफ NaNH2 के साथ,
तो आपका प्रोडक्ट जो एक्स बताया गया यहाँ पर, वो एक्स क्या है, ये ब्रोमीन जाएगा, ये ब्रोमीन जाएगा, तो यहाँ पर आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ रहे होंगे। ठीक है, ये कार्बन ही है ना, तो ट्रिपल बॉन्ड, तो एक एच भी ऐसे ही लगा लें आप, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट एक्स। ठीक है, प्रोडक्ट वाई आपसे पूछा गया, एक बार फिर से आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिएगा जो मैं बोलने वाला हूं आपको, ये बाहर जाएगा, अरे बाहर कर देगा ना इसको। और अब एक बात पर और याद रखना है आपको, देखिए Na प्लस NH2 हो जाएगा, Na प्लस इसको बाहर करेगा, दैट मीन्स यहां पर आपको ऐसे ऐसे करके ट्रिपल बॉन्ड बनाइए, C माइनस Na पॉजिटिव भी आपको नजर आ रहा होगा, C निगेटिव। अब ये C निगेटिव कहां पर अटैक करेगा, यहां पर, इसको देखेंगे ध्यान से, ये हम आपको ऐसे ब्रोमीन बना देते हैं। ठीक है, आप सभी को बताया कि ब्रोमीन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दैट मींस इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा होगा, दैट मींस यहां पर पॉजिटिव कैरेक्टर डेवलप हो रहा होगा, पार्शियल पॉजिटिव डेल पॉजिटिव आप लिख सकते हैं इस प्रकार से। यहां पर निगेटिव, तो जनाब ये निगेटिव दौड़ता हुआ आएगा, यहां पर अटैक कर देगा। बताइए अटैक कर देगा या नहीं कर देगा, बिल्कुल कर देगा। पॉजिटिव और ये निगेटिव है ना, ये यहां पर अटैक कर देगा डेल डेल पॉजिटिव पर, तो ये वाला इससे जुड़ जाने वाला है, और ये ब्रोमीन बाहर चला जाएगा। ध्यान से देखिएगा, ब्रोमीन बाहर चला जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड ऐसे हो जाएगा, ये कार्बन ब्रोमीन बाहर जाएगा, दैट मीन्स ये इस प्रकार से आपका ये स्ट्रक्चर बन रहा होगा, ब्रोमीन बाहर और ये जुड़ जाने वाला है इससे। बोलो हाँ या ना। अब आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, नंबरिंग करनी पड़ेगी, तो जनाब करते हैं, इस तरह से करेंगे तो 1 2 3, यहां पर करेंगे 1 2 3, तो जनाब यहीं से करते हैं, यहां ब्रांचिंग आ जाएगी ना, 1 2 3 4 5 6, कोई दिक्कत। 2 मिथाइल, दूसरे पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, इसको हटाइए, इसको हटाइए, 2 मिथाइल हेक्स 2 आइन, 2 मिथाइल हेक्स 3 आइन, नहीं 1 2 3, 3 पर है आइन, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। कोई दिक्कत, बोलो, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए NaNH2 एल्काइन बना देगा। ठीक, नंबरिंग आप कर सकते हैं। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट 1, बेंजीन इज नाइट्रेटेड टू गिव नाइट्रोबेंजीन व्हिच ऑन फर्दर ट्रीटमेंट विद दिस। इसको देखकर कुछ याद आया, क्या याद आया, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन, बताइए वही रिएजेंट है ना, फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन वाले रिएजेंट्स हैं जनाब, ये विल गिव दिस। अच्छा, NO2 ग्रुप इज अ मेटा डायरेक्टिंग एंड डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। चलिए पहले तो आपको ये देखते हैं, जो बेंजीन रिंग है आपके पास, बेंजीन रिंग, NO2 ग्रुप क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा। यहां पर देखिए, बेंजीन इज नाइट्रेटेड टू गिव नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रेटेड, नाइट्रेटेड का मतलब क्या है, सॉल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, इसको हम बोलते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। इसको आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, चलिए हम लिख ही देते हैं, अदरवाइज आपको बड़ी तकलीफ होती है। नाइट्रेटिंग मिक्सचर है ना, इसकी हेल्प से ही आप बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन तक का सफर तय कर रहे होते हैं। ये है आपकी बेंजीन एंड नाइट्रेटिंग मिक्सचर, यहां पर आप लिख लेंगे नाइट्रेटिंग मिक्सचर। ठीक है, इसकी वजह से आप नाइट्रोबेंजीन तक पहुंच जाने वाले हैं। ये हो जाने वाला है आपका नाइट्रोबेंजीन, ये हो गया है आपका NO2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा जो मैं बोलने वाला हूं, बहुत ही ध्यान से। नाइट्रोबेंजीन, NO2 क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, दैट मींस बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देने वाला है, बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। अगर बेंजीन रिंग को इसने डीएक्टिवेट कर दिया है, क्यों कर दिया है, क्योंकि NO2 के पास -M एंड -I इफेक्ट है, इस वजह से। ठीक है, तो अगर इसने इसको डीएक्टिवेट कर दिया है, तो ये फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट्स आप लेकर आए हैं, वो कहां से इस पर रिएक्ट कर पाएंगे, बताइए कहां पर अटैक कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि फ्रिडल क्राफ्ट रिएजेंट्स डीएक्टिवेटिंग रिंग पर अटैक नहीं करने वाले। तो अगर अटैक नहीं करेंगे तो ये सब बनेगा कहां से, कुछ नहीं बनेगा। स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल गलत है। नाइट्रोबेंजीन पर फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो या फिर फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन हो, कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, डीएक्टिवेटिंग हो चुका है ना, डीएक्टिवेटिंग। स्टेटमेंट सेकेंड को देखेंगे, NO2 ग्रुप इज मेटा डायरेक्टिंग, मैंने आपको बता दिया है, डीएक्टिवेटिंग तो बता ही दिया है, मेटा डायरेक्टिंग मैंने आपको कहां पर बताया था, कहीं पर तो मैंने बताया था मेटा डायरेक्टिंग। ये देखिए बताया था मैंने, मेटा डायरेक्टिंग, NO2 मेटा डायरेक्टिंग होता है, क्यों होता है, क्योंकि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा होगा। अगर ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा तो डेफिनेटली मेटा डायरेक्टिंग ही होने वाला है। तो स्टेटमेंट सेकंड तो आपका सही होगा, फर्स्ट इज फॉल्स होना चाहिए, ऑप्शन नंबर 1 सही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द साइक्लो एल्कीन है, एल्केन नहीं, साइक्लो एल्कीन ऑन ब्रोमिनेशन consumes 1 mole of bromine per mole of X and gives the product Y in which carbon bromine इस रेशियो में है द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो आपसे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन पूछा गया है। देखिए परसेंटेज के लिए आपको वेट ऑफ ब्रोमीन निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए साइक्लो एल्कीन आपके पास है, जो भी साइक्लो एल्कीन है उसको साइक्लो एल्कीन ही लिखें भी। साइक्लो, एक सेकेंड, ये पेन क्यों नहीं चल रहा है, हाँ चलेगा, साइक्लो एल्कीन। तो साइक्लो एल्कीन की जब भी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं ब्रोमीन दैट इज Br2 के साथ,
तो जनाब ये एल्कीन है ना, डबल बॉन्ड टूटेंगे और ये एक ब्रोमीन, मतलब ऐसे है ना डबल बॉन्ड, ये ऐसे टूटेगा, एक ब्रोमीन यहां पर जुड़ जाने वाला है, ऐसे एक ब्रोमीन यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। तो जनाब क्या बन जाएगा, डाइब्रोमो साइक्लो एल्केन, साइक्लो एल्केन, ठीक है। यहां पर एल्केन है, यहां पर एल्कीन था, डबल बॉन्ड टूट चुका है अब, ठीक है। इसको हटाते हैं। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये अलग हो चुका है, ठीक है, एंड ये आपका और क्या बोला गया है, ये प्रोडक्ट वाई, द परसेंट ऑफ ब्रोमीन इन प्रोडक्ट वाई, तो प्रोडक्ट वाई आपसे कैसे बनेगा, एक्स एंड गिव्स द प्रोडक्ट वाई इन विच, अच्छा तो प्रोडक्ट वाई जो मिल रहा है आपको, वहां पर कार्बन एंड ब्रोमीन का जो रेशियो है वो क्या है, 3:1, ठीक, प्रोडक्ट वाई में। तो इस रेशियो के हिसाब से आप समझ पाएंगे, एक ब्रोमीन के लिए 3 कार्बन, अरे हाँ ना, एक ब्रोमीन के लिए 3 कार्बन, इसका मतलब 2 ब्रोमीन के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, यहां पर 6 कार्बन होने चाहिए। एक ब्रोमीन के लिए जनाब आपके पास 3 कार्बन है, तो फिर 2 ब्रोमीन के लिए आपके पास 6 कार्बन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बोलो। एंड 2 ब्रोमीन ही तो होंगे, तो 6 कार्बन, यानी कि जो आपका ये बना हुआ है ना, क्या बना हुआ है, साइक्लो एल्केन, इसमें 6 कार्बन है आपके पास, और 6 कार्बन है, साथ में 2 ब्रोमीन है, तो 6 कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6, 2 ब्रोमीन हो जाएंगे। तो हाइड्रोजन कितने हैं आपको देखिए काउंटिंग करनी पड़ेगी, तभी तो आप निकाल पाएंगे। यहां पर H3C CH2, 3 3 6 एल्केन है, यानी कि एल्केन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये होता है फॉर्मूला एल्केन के केस में। तो 6 कार्बन है, दैट मीन C6, 6 दूनी 12 तो 14 होना चाहिए, बट ये 2 हाइड्रोजन आप हटा करके यहाँ पर ब्रोमीन लेकर आने वाले, दैट मीन C6H2L Br2, ये हो चुका है आपका साइक्लो एल्केन, जो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ था, बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत इसमें। एल्केन का फॉर्मूला ये होता है, मैं आपको सारे फॉर्मूले बता ही देता हूँ। एल्केन निकालने के लिए आप CnH2n+2 वाले फॉर्मूले का यूज कर रहे होंगे, एल्कीन के लिए आप CnH2n का यूज कर रहे होते हैं, ये ऊपर सही लिखा जाएगा। एल्केन में CnH2n+2, एल्कीन में CnH2n, और एल्काइन के केस में आप लिख रहे होते हैं CnH2n-2, बोलो हाँ है ना, ठीक है, इसको याद कर लेना है ना। इसके हिसाब से आप C6H12Br2, तो इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होने वाला है, नेक्स्ट स्लाइड पे करें। C6H12Br2, इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा, देखिए 12 चंक 72 कार्बन की वजह से, हाइड्रोजन की वजह से 12 हो जाने वाला है, ब्रोमीन 35.5 × 2, 35.5 × 2, दैट मीन्स 71, 71 2 73 83, यानी कि 8 7 15 185, 185 हो जाएगा। सही क्या मैंने, आपकी कुछ गलती हो गई है, 185 नहीं, ब्रोमीन का है ना, ये तो हमने क्लोरीन का लिख दिया यार, ब्रोमीन का जनाब 80 होता है। अगर देखिए समस्या है तो पीछे एक बार चले जाएंगे और देख लेंगे, ब्रोमीन का 80 दिया हुआ है, तो 80 दूनी कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा, तो 2 2 4 16, अच्छा 244 आपका सही आंसर हो रहा होगा। परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन के लिए आप क्या कर रहे होंगे, वेट ऑफ ब्रोमीन दैट इज 160, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ब्रोमीन डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड 244, परसेंटेज के लिए आप इनटू 100 कर रहे होंगे, बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब इसको आप सॉल्व करें, कितने से जाएगा, 8 से जाएगा, 4 से जाएगा, 4 छंग 24, 4 1 9 4, और 4 से 25 हो जाएगा, है ना, या फिर इसको 4 से 100 को रहने देते हैं, 4 से आप इसको ले जाइए, इसको 40 को, तो क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, है ना। अगर आप चलिए इसको 60 मान लें, 60 मान लें इसको अभी के लिए, तो 20 दूनी 40, 20 या 60, यानी कि 200 डिवाइड बाई 3 हो रहा होगा, यानी कि 66.67 के समथिंग आ रहा होगा, है ना। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाने वाला है वो 66% हो जाएगा। कैसे, क्योंकि यहां पर आपने 61 को 60 माना है, तो जो भी वैल्यू आ रही होगी 66.67, ये थोड़ी सी और कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर थोड़ा सा और ज्यादा है एक्चुअल में, तो 66% आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। अगर आप बहुत एक्यूरेटली सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, आपको 65.57 के करीब मिल रहा होगा, ठीक है। अगर ये अप्रॉक्सीमेशन समझ में नहीं आया है ना, तो सॉल्व कर लेंगे भैया, ठीक, कोई समस्या नहीं है। 66% आपका करेक्ट आंसर होगा, तो 66 यहां पर लिख दीजिए, है ना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7, तो यहां पर आपके पास 2 रिएजेंट हैं, Zn एंड बाद में HBr, आपसे मेजर प्रोडक्ट पूछा गया है, तो बनाते हैं यहीं पर, है ना। ब्रोमीन, ब्रोमीन यहां पर आप ऐसे लगाएंगे, और ये हो चुका है आपका रिएक्टेंट। देखिए इसकी जब भी आप रिएक्शन करवाने वाले हैं Zn के साथ, तो पहली वाली तो बहुत ही आसान हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से आप ब्रोमीन हटाएंगे, यहाँ से हटाएंगे, और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन रहा होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है।
ये बात तो आपको पता ही होगी, क्योंकि हमने बताया यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने वाली है, एलिमिनेशन को प्रेफर कर रहा होगा जिंक, ठीक है, और यहाँ पर ऐसे ही रहने वाला है। अब जो होने वाला है बहुत ध्यान सुनिएगा, अब HBr का अटैक होगा। HBr के अटैक के लिए आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होना जरूरी है ना। अब बताइए कार्बोकैटायन यहां पर भी फॉर्म कर सकता है एंड यहां पर भी फॉर्म कर सकता है, तो कहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा? जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहीं पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। अगर यहां पर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो बाद में जनाब हाइड्राइड शिफ्ट भी हो सकता है, यहां पर आ सकता है, दैट मींस ये वाला ज्यादा स्टेबल हो रहा होगा। तो ठीक है, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो समझाते हैं। पहले तो इस कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, उसके बाद जनाब क्या होने वाला है, उसके बाद हाइड्राइड शिफ्ट होगी, मतलब जो यहाँ पर हाइड्रोजन आप देख पा रहे हैं वो यहाँ पर जाएगा एंड जो कुछ भी होगा इसके बाद होगा, है ना, इसके बाद होगा। देखिए ये इधर आने वाला है, ये हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएगा, तो दैट मींस आप बहुत ध्यान से देखेंगे यहाँ पर ऐसे करिए, और हाइड्राइड शिफ्ट 1 टू हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से यहाँ पर कार्बोकैटायन आ रहा है, टर्शरी कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है। पहले क्या था, सेकेंडरी कार्बोकैटायन। सेकेंडरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है या फिर टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। दैट मींस ये टर्शरी मतलब जहां पर कार्बोकैटायन है उससे 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, 1 2 3। जब कार्बोकैटायन यहां पर था तो उससे सिर्फ 2 कार्बन जुड़े हुए थे, एक ये। दैट मींस ये वाला ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी की वजह से 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट होने की वजह से जनाब यहां पर ये आने वाला है। उसके बाद ये अटैक करने वाला है H+, Br निगेटिव। जो Br निगेटिव कहां पर अटैक करेगा, Br निगेटिव दौड़ता हुआ आएगा, यहां पर अटैक कर देने वाला है ना। और हमने ये भी तो बनाना है हमको, ठीक है। उसके बाद जब आप अटैक करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, ये प्रोडक्ट थोड़ा सही से बनाया जाएगा, ऐसे 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 ऐसे, है ना। और यहाँ पर एज इट इज, अब देखिए यहाँ पर जो है, और जो पॉजिटिव हटेगा दैट मींस यहाँ पर Br निगेटिव भी ऐड हो रहा होगा, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट दैट इज P बनने वाला है। बताइए कहां पर आपको ये प्रोडक्ट नजर आ रहा है? इस तरफ इथाइल होना चाहिए और मिथाइल के साथ साथ ब्रोमीन, इथाइल होना चाहिए, मिथाइल के साथ साथ ब्रोमीन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। देख पा रहे हैं तरीके से, मिथाइल वाले कार्बन पर ही ब्रोमीन होना चाहिए, इथाइल वाला कार्बन अलग है, ठीक। ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जिंक एलिमिनेशन रिएक्शन को प्रीफर कर रहा होता है, तो ये आप आसानी से देख पाएंगे। उसके बाद HBr के लिए आपको कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन करना जरूरी है। यहाँ वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद ये हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा होगा, हाइड्राइड शिफ्ट करेगा दैट मींस सेकेंडरी कार्बोकैटायन से टर्शरी कार्बोकैटायन तक का सफर तय कर रहा होगा, दैट मींस मोर स्टेबिलिटी। उसके बाद ब्रोमीन का अटैक हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ से और ज्यादा स्टेबिलिटी पॉसिबल ही नहीं है ना। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 8, 23rd Jan शिफ्ट 2, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ बेंजीन। तो यहाँ पर आपको 2 रिएक्शन करनी है, पहले प्रोडक्ट P बनेगा फिर Q बनेगा। देखिए एनहाइड्रस AlCl3 जब भी आप देख रहे होंगे एंड ऐसा कुछ देखेंगे तो आपको फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन याद आनी चाहिए, फ्रिडिल क्राफ्ट रिएक्शन याद आनी चाहिए। एंड यहाँ पर वो एसाइलेशन हो रही होगी, 2 तरीके की होती है ना, एल्काइलेशन एंड एसाइलेशन। तो यहाँ पर एसाइलेशन, ठीक है। क्या होने वाला है, क्लोरीन बाहर जाएगा, क्लोरीन यहाँ से बाहर जाएगा, दैट मीन्स यहाँ पर कार्बन पर पॉजिटिव छोड़ेगा, दैट मीन्स ये इस प्रकार से इस बेंजीन पर अटैक कर रहा होगा, यहाँ दौड़ता हुआ आएगा, बेंजीन पर अटैक करेगा, तो क्या बनने वाला है? तो जनाब जो बनेगा, यहाँ पर बेंजीन रखते हैं हम, यहाँ पर आपकी बेंजीन है और ये अटैक करेगा, दैट मीन्स देखिए C डबल बॉन्ड O, इस तरीके से हम लिख रहे हैं, C डबल बॉन्ड O हो गया। अब यहाँ पर CH2 CH2 COO ऐसे लिखेंगे, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। आप एक बात याद रखिए, CH3 वाले कार्बन से नहीं जुड़ेगा ये, है ना। बेंजीन इससे जुड़ने वाला है, क्योंकि जहां से क्लोरीन जाएगा वहीं से जुड़ेगा। यस, ये आपका हो चुका है प्रोडक्ट P। अब आपको रिएक्शन करानी है एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH जब भी आप देख रहे होंगे तो आपको क्या याद आना चाहिए? एल्डोल रिएक्शन आपको याद आनी चाहिए, और वो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर होने वाली है। क्यों? क्योंकि जनाब इंट्रा ज्यादा स्टेबल होता है, वहां पर रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। इंट्रा में रिंग का फॉर्मेशन होगा, दैट मींस स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। स्टेबिलिटी ज्यादा होगी तो फिर रिंग बनेगी। तो रिंग कितने कार्बन की बनने वाली है? 1 2 3 4 5। कौन सा अटैक करेगा? देखिए एक्वस NaOH ये एक बेस है और ये अल्फा हाइड्रोजन को यहां से एक रिमूव कर देगा। इट विल रिमूव अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन को अगर रिमूव कर देगा तो जनाब ये दौड़ता हुआ यहां पर अटैक कर रहा होगा। बताइए हाँ या ना? बिल्कुल करेगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाला कार्बन दौड़ता हुआ आएगा, यहां पर अटैक कर देगा और यहां पर अटैक करेगा तो रिंग का फॉर्मेशन हो जाने वाला है। रिंग का जो फॉर्मेशन हो जाएगा तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, आपकी ये बेंजीन हो जाएगी, है ना, इस वाले कार्बन पर। दैट मींस ये बाहर जाएगा, ऑक्सीजन भी बाहर चला जाएगा, ये ऐसे, तो डबल बॉन्ड एल्कीन बन जाएगी ना। C ऐसे रखेंगे, पहले तो आप C नहीं 5 मेंबर्ड रिंग बनाइए, 5 मेंबर्ड रिंग बनाइए। 1 2 3 4 5 सही किया है मैंने, बिल्कुल सही किया है। 1 2 3 4 5, हाँ 5 मेंबर्ड है। अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से गया है, इसको यहाँ से गया है, दैट मींस यहाँ पर एल्कीन हो जाएगा। उसके बाद 1 2 3 यहाँ पर आप C डबल बॉन्ड O, दैट इज यहाँ पर डबल बॉन्ड O आप बना रहे होंगे, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है।
दैट इज क्यू। बताइए कोई दिक्कत इसमें? मैं जानता हूं थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये, एल्डोल वाली रिएक्शन आप इतनी आसानी से पढ़ते नहीं है ना। इनोलेट का फॉर्मेशन हो रहा होगा तब जाकर के आप इस रिएक्शन को प्रोसीड करवा पा रहे होंगे, है ना। बेस लाइक NaOH क्या करता है, ये अल्फा हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, फिर इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन प्रीफर होगी। क्यों प्रीफर होगी? क्योंकि जनाब ये ज्यादा स्टेबल होती है, बहुत जल्दी रिएक्शन कर रही होती है। रिंग का फॉर्मेशन जब भी होगा स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे होंगे, स्टेबिलिटी की तरफ ही तो आप जाना चाहते हैं। और अब आप इसका फॉर्मूला कैलकुलेट करें, मॉलिक्यूलर वेट है ना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। कार्बन कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे? बहुत ध्यान से देखिएगा, कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। एक यहाँ पर ओपन कर देते हैं हम, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर हो जाएगा, एक यहाँ पर, और यहाँ पर अब कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा क्योंकि चारों वैलेंसी आपको कार्बन की पूरी होती हुई नजर आ रही होंगी। यहाँ पर भी कोई हाइड्रोजन नहीं होगा। यहाँ पर दो हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, है ना। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर 1 हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन नहीं। दैट मीन्स 2 2 4 1 5 और 5 यहाँ पर 10, C11H10, और ये एक ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करिए, मॉलिक्यूलर वेट 11 × 12 + 10 + 16 कर रहे होंगे, है ना। कोई दिक्कत इसमें? कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। 13 12 122 नहीं 32 आएगा, 132 और 16 10 26 26 26 52 2 58 52 5 58, है ना। 158 आ रहा होगा आपसे कंपाउंड क्यू का परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा? 16। तो 16/158 करना होगा आपको। 16/158 परसेंटेज के लिए इंटू 100 कर रहे होंगे। ये हम क्या निकाल रहे हैं? परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। तो कैसे होगा? 1600 डिवाइडेड बाई 158, एक करेंगे तो 158 आएगा, 2 तो अब 10, अब 0 लगाएंगे ना, फिर से 0 बढ़ेगा तो अब जाने वाला है 1 से। दैट मीन्स 10% आपका करेक्ट आंसर हो रहा होगा। तो 10% आप यहाँ पर लिख पा रहे होंगे, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कोई भी डाउट करना ही नहीं है। क्वेश्चन अच्छा है, आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। देखिए रिएजेंट से अगर कोई समस्या है तो मैंने आपको टॉप 101 रिएजेंट्स वाला वीडियो करा रखा है। उस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो सारे रिएजेंट्स आप क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे, है ना। नाउ आइडेंटिफाई ए इन फॉलोइंग रिएक्शन। तो आपके पास ये रिएक्शन है, यहाँ पर आपको ए बताना है। ए बोले तो रिएक्टेंट आपको बताना है, ठीक है। देखिए 2H2, जब भी ट्वाइस H2O होगा, ट्वाइस H2 मतलब 2 हाइड्रोजन, दैट मींस ये हाइड्रोजनेशन कर रहा होगा। 2H2 है तो सिर्फ 2 पॉसिबिलिटी है, क्या? या तो आपके पास 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, क्योंकि एक बॉन्ड तोड़ने के लिए एक H2 की आवश्यकता होती है। तो 2 बॉन्ड तोड़ने के लिए 2 H2 की आवश्यकता होगी, है ना। 2 डबल बॉन्ड होने चाहिए या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, इस प्रकार से। तो 2 डबल बॉन्ड तो सभी में है, यानी कि ऊपर से काम आपका चलेगा नहीं जनाब, नहीं चलेगा, है ना। इधर आना पड़ेगा। और जब भी आप यहां पर आएंगे तो आपको हॉट KMnO4 नजर आ रहा होगा। मैंने आपको चीख कर बताया है रिएजेंट्स वाली वीडियो में कि हॉट KMnO4 जब भी आप देख रहे होंगे आपको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस कराना है, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस आपको कराना है। एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। ऐसा नहीं है कि पहली बार आई है, ये बार बार आई है और आगे भी आती रहेगी। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के सारे रिएजेंट्स आपको पता होने चाहिए। यहां पर क्या होता है? डबल बॉन्ड तोड़ो, ओ दे दो। मैंने आपको सिंपल शब्द में बताया हुआ है, डबल बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीजन दे दो, ठीक। ऐसे आपको याद रखना है, ओ दे दो, ठीक। जैसे भी आपको याद करना है याद कर लीजिए, ध्यान से देखिए। और हाँ, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस में जब भी होगा उसके बाद इसका एक बार फिर से ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस हो रहा होगा तो CHO COOH में कन्वर्ट हो रहा होता है। अगर समझने में समस्या है तो ठीक है, छोड़ दीजिए अभी के लिए इसको, है ना। इसको देखते आप समझेंगे कि जो कुछ होगा यहाँ पर हो रहा होगा, मतलब ऐसे बॉन्ड टूटेगा तभी तो ये अलग अलग होगा। तो जो आपका सही आंसर होने वाला है वो होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर सेकेंड। कैसे बोल दिया मैंने सेकेंड? क्योंकि अभी आपको करके दिखाते हैं आगे। यहां पर करते हैं, ये हो गया आपका ऐसे और ये हो गया आपका ऐसे, डबल बॉन्ड। अब जो मैंने बोला ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस के केस में आप डबल बॉन्ड तोड़ रहे हैं, है ना। ओजोनोलिसिस ऐसे डबल बॉन्ड तोड़िए, यहां पर ऑक्सीजन दीजिए, यहां पर ऑक्सीजन दीजिए, डबल बॉन्ड तोड़िए, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर ऑक्सीजन। तो देखिए बहुत ध्यान से जो बनने वाला है ये एच रहेगा ऐसे। अब देखिए ये डबल बॉन्ड टूट चुका है, दैट मींस ये इस कार्बन पर है, आप इस कार्बन को एच बनाइए, डबल बॉन्ड है तो उसी से ऑक्सीजन जुड़ने वाला है, तो CHO हो रहा होगा क्योंकि एक हाइड्रोजन तो होगा आपके पास, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए इतना हम आपको करके दिखाते हैं एक बार। ऐसे है इतना पूरा, तो आपने इस बॉन्ड को तोड़ा, यहाँ पर ऑक्सीजन दे दिया, तो दैट मींस यहाँ पर जो कार्बन है ये वाला, इसके साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जुड़ जाने वाला है और एक हाइड्रोजन आप यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे, ठीक है। CHO हो जाएगा एल्डिहाइड। इसी प्रकार से नीचे भी होने वाला है, इसी प्रकार से नीचे भी होने वाला है CHO। और जो साथ में आपको ये अलग दिखा हुआ है ना, वो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? कार्बन डबल बॉन्ड। अच्छा उसको अभी छोड़ते हैं, पहले इसका करते हैं पूरा। CHO मैंने आपसे बोला CHO का अगर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है तो CHO भी ऑक्सीडेशन कर रहा होगा COOH, दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में। अगर रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होता तो रिएक्शन यहीं पर रुक जाती। यहाँ पर ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस का रिएजेंट है, दैट मींस एक बार रिएक्शन फिर से आगे बढ़ेगी, CHO COOH एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होगा, तो आपके CHO जो है
कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो आपका ये प्रोडक्ट आपको नजर आ रहा होगा। ये बेंजीन बनाने में बड़ा टाइम लग जाता है भैया, अरे क्या दिक्कत है ना। इसी से आप जोड़ने वाले हैं COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां पर भी COOH, ये आपका हो चुका है। इस वाले प्रोडक्ट को भी देख लेंगे, बट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। यहां पर थोड़ा सा आपको बता देते हैं ताकि आपको समझ में आए, है ना। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, कार्बन कार्बन दो है, यहाँ पर कार्बन कार्बन है, ये कार्बन इसी डबल बॉन्ड से ये जुड़ा है, दैट मींस CHO ये हो जाएगा, CHO ये हो जाएगा, जिस प्रकार से हमने यहाँ पर आपको समझाया था। एंड ये दोनों CHO COOH दैट मींस कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो रहे होंगे तो आपका ये प्रोडक्ट भी आपको नजर आ रहा होगा। ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस, रिडक्टिव ओजोनोलिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होने चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही शानदार क्वेश्चन, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए हुए एंड आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ये जो रिएक्टेंट है उसको हम बोलते हैं स्टाइरीन, पता है, अच्छी बात है, नहीं पता है भूल जाइए, कोई काम का नहीं है। पर जो यहाँ से शुरू हो रहा है ये क्या है, पेरोक्साइड विद HBr, पेरोक्साइड विद HBr। चलिए पहले तो यहाँ पर जो रिएजेंट्स दिए हुए इनको थोड़ा समझते हैं। PHCOO होल ट्वाइस है, PHCOO होल ट्वाइस है, दैट मीन्स ये एक बार फिर से आप बना रहे होंगे, इस प्रकार से सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आपका बन रहा होगा। बताइए कोई समस्या है, ट्वाइस है दैट मीन्स इतना आपको दिया हुआ था, PHCOO होल ट्वाइस, एक बार फिर से आप ये कर रहे होंगे। अच्छा ऐसा क्यों करना है आपको बताते हैं, अभी हम इसको हटाते हैं। HBr आपके पास है, HBr आपके पास है, और आपको ये पता होना चाहिए पेरोक्साइड विद HBr फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो कर रहा होगा। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड विद HBr फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विल फॉलो, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म विल फॉलो, है ना। ये छोटी छोटी बातें अगर आपको पता होंगी तो आपका काम बन जा रहा होगा, मैकेनिज्म, ठीक है। अगर यहां पर ये पेरोक्साइड ना होता तो आपको फ्री रेडिकल वाली कोई समस्या नहीं थी, है ना। तो आप जैसे करते हैं वैसे ही करते, H+Br निगेटिव करके कार्बोकेटायन के थ्रू आप रिएक्शन, कार्बोकेटायन के थ्रू ही आप प्रोडक्ट का फंक्शन कर रहे होते हैं, बट ऐसा कुछ यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर पेरोक्साइड आपको दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इसको आप अलग करेंगे तो यहाँ पर एक रेडिकल आएगा, यहाँ पर एक रेडिकल आएगा, ऐसे अलग करेंगे आप, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू हो रहा है। तो जो भी है वो इधर भी है, तो एट दैट मीन्स इसको आप यहां लेकर आए तो इसको आप क्या कर सकते हैं, PHCOO डॉट, और ये 2 कर दें यहाँ पर आगे, क्योंकि जो भी है वो दोनों ही केसेस में होने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और अब ये जो फिनाइल है वो रेडिकल को अपने पास खींचेगा, क्यों खींचेगा, क्योंकि जनाब इसको लास्ट में बाद में जाकर के हाइड्रोजन भी चाहिए, तो क्या होने वाला है, PH डॉट आप लिख देंगे, PH डॉट, और ये CO2 अलग हो जाएगा, CO2 आपका अलग हो जाने वाला है ना, फिनाइल। अब यहाँ पर आइए कि यहीं पर समझिए, फिनाइल है आपके पास PH डॉट, और यहाँ पर आपके पास HBr है रिएजेंट में ही, तो H डॉट Br निगेटिव है, ये इसको खींच लेगा, PHH को खींचेगा, दैट मीन्स PH ऐसे बनने वाला है, और आपका ये ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर नजर आ रहा होगा। और ये अब ब्रोमीन रेडिकल जो कलाकारी करने वाला है वो आपको समझना है। ये सब क्या था, रिएजेंट्स के अंदर जो कुछ हो रहा है, अब रिएक्टेंट के साथ होगा। ये ब्रोमीन रेडिकल यहां पर अटैक करेगा कि यहां पर अटैक करेगा, इसको समझने के लिए बने रहिए हमारे साथ। CH डबल बॉन्ड CH2, ब्रोमीन इस वाले कार्बन पर अटैक कर सकता है, यहां पर भी अटैक कर सकता है, तो कहां पर करेगा, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जहां पर स्टेबिलिटी ज्यादा होगी वहीं पर अटैक करेगा। तो बताएं स्टेबिलिटी किस कार्बन पर ज्यादा होने वाली है, क्या आपने बेंजाइल कार्बन वाला कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो ये है आपका बेंजाइल कार्बन, यहाँ पर आपके पास फिनाइल है ना, तो ये आपका हो जाएगा बेंजाइल कार्बन। तो यहाँ पर अगर ब्रोमीन जोड़ेंगे तो उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो ब्रोमीन यहाँ पर अटैक कर रहा होगा, दैट इज ब्रोमीन रेडिकल, इसको हम बोलेंगे। ज्यादा ही दूर से अटैक करा दिया हमने, थोड़ा सा पास लेकर आते हैं, आगे जगह की कमी पड़ जाएगी, है ना। ऐसे इस पर अटैक करने वाला है, इस पर अगर अटैक करेगा तो क्या बनने वाला है, PHCH और ये डबल बॉन्ड ऐसे टूटेगा, तो CH2 यहाँ पर हो जाने वाला है, क्योंकि हाइड्रोजन भी तो आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर आप आके CH2Br आपको मिल रहा होगा, ये आपका प्रोडक्ट बन रहा होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। PHCH2CH2Br ये आपका बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए ये बेंजाइल कार्बन है, जिसकी वजह से ब्रोमीन रेडिकल ने इस पर अटैक किया है, बेंजाइल कार्बन, ठीक है, कोई दिक्कत आपको। अब आइए स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द रिएक्शन प्रोसीड थ्रू अ मोर स्टेबल रेडिकल इंटरमीडिएट, तो बिल्कुल सही बात है, रेडिकल इंटरमीडिएट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड कर रही है, एंड मोर स्टेबल ही है क्योंकि आपने देखा बेंजाइल कार्बन पर अटैक कर रहा है।
द रोल ऑफ पेरोक्साइड इज टू जनरेट एच, अच्छा हाइड्रोजन रेडिकल, नहीं पेरोक्साइड का ये काम है ही नहीं। अगर पेरोक्साइड ना होता तो H+Br नेगेटिव के साथ रिएक्शन बढ़ रही होती। तो पेरोक्साइड का काम क्या है, ब्रोमीन रेडिकल को जनरेट करना, जो आपने यहाँ पर जनरेट किया है। अच्छा यहाँ पर, हाँ पीछे कर दिया है, यहाँ पर जो आपने ब्रोमीन रेडिकल जनरेट किया है, ये किसकी वजह से हुआ है, पेरोक्साइड की वजह से। हाइड्रोजन रेडिकल का कोई काम नहीं है यहाँ पर, इसको हटाएंगे। थर्ड रिएक्शन मतलब सी स्टेटमेंट, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन बेंजीन इज फॉर्म्ड एज अ बाई प्रोडक्ट। बिल्कुल सही बात है ये, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं पीएच अलॉन्ग विद H, C6 H5 से अगर आप H जोड़ देंगे तो C6H6 हो जाने वाला है। दैट मींस इसी को तो हम बोलते हैं बेंजीन। बोलो हाँ या ना। जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है वो ये बन रहा है, जो मैंने ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पर दिखाया, पर हमने पीछे ये भी तो छोड़ा था, भूल तो नहीं गए थे इसको, बेंजीन। तो ये वाली बात भी सही है, ये हालांकि ये बाई प्रोडक्ट है, एंड बाई प्रोडक्ट से आपसे पूछा गया है जो मेजर प्रोडक्ट आपका है वो ये बनने वाला है, क्योंकि बाद में उसको ब्रोमीन रेडिकल भी अटैक कर रहा है। ठीक। डी 1-bromo-2-phenyl ethane इज फॉर्म्ड एज अ माइनर प्रोडक्ट, माइनर नहीं मेजर, माइनर प्रोडक्ट तो ये है, मेजर प्रोडक्ट क्या है, इसको आप नंबरिंग क्या बोलते हैं, नेमिंग करके देखें। यहाँ से नेमिंग करेंगे 1 2 तो क्या होगा, 1-bromo-2-phenyl, 1-bromo-2-phenyl इथेन, फिनाइल क्या होगा यह यहाँ पर, फिनाइल इथेन, 2 कार्बन है आपके पास, तो ये आपका है मेजर प्रोडक्ट, ना कि माइनर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट है भैया ये तो। 1-bromo-2-phenyl इथेन, 1-bromo-2-phenyl इथेन, सही है। अच्छा नहीं गलत है, माइनर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, माइनर लिखा हुआ है। ई को देखेंगे, द सेम रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड रिएक्ट्स प्रोसीड्स वाया, हाँ बिल्कुल सही बात है, तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि अगर पेरोक्साइड ना होता तो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के थ्रू ही रिएक्शन प्रोसीड कर रही होती। ACE इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट वन, है ना। क्वेश्चन बेहद शानदार है, पेरोक्साइड वगैरह के बारे में जानकारियां आपको होनी चाहिए, अदरवाइज फंस के रह जाएंगे आप। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस हमेशा सही थोड़े से अच्छे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, मेथड यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स B and C ऑब्टेन्ड। अच्छा देखिए, इसको बोलते हैं शानदार क्वेश्चन, है ना। अगर आपने हमारे प्यूरिफिकेशन वाली वीडियो को नहीं देखा है, जाकर के देख लें, वहां पर मैंने हर एक प्यूरिफिकेशन मेथड को बहुत ही बढ़िया तरीके से समझाया है। ठीक है, यहाँ पर भी आपको सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन को दिया हुआ है, एंड आपको वहां पर सब कुछ एक ही चीज समझाई गई है। चलिए यहाँ पर आते हैं, आपके पास बेंजीन होता है, अगर यहाँ पर Br2 के बजाय Cl2 होता और FeBr2 के बजाय Cl3 होता, Br3 के बजाय Cl3 होता, तो आप आसानी से समझ पा रहे होते कि इस बेंजीन पर क्लोरीन का एडिशन कर देंगे। उसी प्रकार से यहाँ पर ब्रोमीन है तो इस पर ब्रोमीन का एडिशन कर देंगे, क्योंकि ये जो भी होता है हेलोजन को ऐड करने का काम कर रहा होता है। तो यहाँ पर आपके पास Br2 along with FeBr3 है, तो यहाँ पर ब्रोमो बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा होगा। एक हाइड्रोजन बाहर आएगा और उसकी जगह पर ब्रोमीन का एडिशन हो रहा होगा। एक सेकेंड, ये बेंजीन बनाने में बड़ी तकलीफ होती है यार, ऐसे। ठीक, यहाँ पर आप ब्रोमीन ऐड कर देंगे। अगर क्लोरीन होता तो क्लोरीन ऐड कर रहे होते, दैट मींस उस पर्टिकुलर केस में क्लोरो बेंजीन बन रहा होता, बट यहाँ पर ब्रोमीन है तो ब्रोमो बेंजीन ही बनाएंगे। ये हो गया है आपका प्रोडक्ट ए। अब जो रिएक्शन करने वाले हैं आप, कंसंट्रेटेड HNO3 along with कंसंट्रेटेड H2SO4, बताइए ये दोनों मिलकर के आपको क्या देने वाले हैं। ये दोनों मिलकर के आपको NO2 पॉजिटिव देने वाले हैं। ये पिछले एक क्वेश्चन में भी हमने आपको बताया था, ये दोनों जब मिलेंगे तो NO2 पॉजिटिव दे रहे होंगे, है ना। H2SO4, ये दोनों मिलेंगे तो NO2 पॉजिटिव देंगे, NO2 पॉजिटिव देंगे। तो आपको ये देखना है ये NO2 पॉजिटिव कहां पर जुड़ने वाला है, है ना। देखिए, जो ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, ऑर्थो मेटा पैरा मेटा ऑर्थो, ये पोजीशन होती हैं। ब्रोमीन कैसा है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ओके, दैट मींस मेटा पोजीशन पर NO2 नहीं जुड़ेगा। तो जो आपके दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं वो क्या बनने वाले हैं, यहीं पर बना दें क्या, यहीं पर बना देते हैं। ये ब्रोमीन है आपका, एक प्रोडक्ट जो बनेगा आपका वो ये पैरा वाला बनेगा, यहां पर आप NO2 जोड़ेंगे, और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें आप ऑर्थो पोजीशन पर ब्रोमीन का एडिशन, सॉरी NO2 का एडिशन कर रहे होंगे ऑर्थो पोजीशन पर, है ना। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, एडिशन हो चुका है ना, यस। ऑर्थो ब्रोमोबेंजीन, पैरा ब्रोमोबेंजीन को अलग करने के लिए आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सहारा लेना पड़ रहा होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, है ना, डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स। क्यों, क्योंकि जनाब ये बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल हो जाने वाला है, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से, मतलब सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है ना, ये सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि सेटिंग इसकी बहुत बढ़िया होगी। अगर सेटिंग बहुत बढ़िया होगी तो सेटिंग को बिगाड़ने के लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा इसका, यानी डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने वाला है। डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का सहारा लेना पड़ रहा होगा इन दोनों को अलग करने के लिए। तो क्वेश्चन बेहद शानदार है, अगर आपने हमारे प्यूरिफिकेशन वाली वीडियो को नहीं देखा देख लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट हो रहा होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। कंपाउंड एक्स जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको दिया गया है, उसकी रिएक्शन आप करवाते हैं एक्सेस ऑफ NaNH2 के साथ, तो आपको कंपाउंड Y मिलता है, एंड उस कंपाउंड Y की जब आप रिएक्शन करवाते हैं दो बार अलग अलग रिएजेंट से,
तो आपको कुछ 2 प्रोडक्ट मिल रहे हैं, उसके बाद उसके रिगार्डिंग ही आपसे कुछ स्टेटमेंट्स वगैरह दिए हुए हैं, है ना। देखिए कंपाउंड एक्स आपका क्या होने वाला है, उसके लिए आपको इस फॉर्मूले का यूज करना है C3H6Cl2। तो पहले तो आप 3 कार्बन बनाइए, 3 कार्बन। अब आप खुद सोचें, अगर आप 2 क्लोरीन लगा रहे होंगे तो कहां पर लगाएंगे, यहां पर लगाएंगे, ठीक है। H6 यानी कि CH3 यहां पर, CH3 यहां पर, ठीक है। तो पूरा हम लिख देते हैं, ये देखिए C3H6Cl2 आपका ये कंपाउंड मिल चुका है। अब इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं एक्सेस ऑफ NH2 के साथ, सॉरी NaNH2 के साथ। अगर आप इसकी रिएक्शन एक्सेस ऑफ NaNH2 के साथ करवाते हैं तो क्या मिलने वाला है, बताइए। क्या मैंने आपको बताया था, हाँ मैंने पिछले क्वेश्चन बताया हुआ था आपको कि एक्सेस ऑफ NaNH2 अगर होगा तो वो एल्काइन बना देने वाला है, एल्काइन बना देगा। क्यों? क्योंकि एक बेस है ना। और ये यहां से देखिए, यहां से एक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा और यहां से एक क्लोरीन को रिमूव करेगा, दोबारा से एक बार फिर से यहां से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, यहां से भी क्लोरीन को रिमूव कर रहा होगा। पिछला वाला एक क्वेश्चन हमने कराया हुआ था, हम पीछे दिखाने जाएंगे तो अब टाइम लग जाएगा, आप खुद ही देख लीजिएगा, है ना। तो दैट मींस एक्सेस ऑफ NaNH2 की वजह से यहाँ पर ऐसे, और ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा, ये हो जाएगा आपका प्रोडक्ट Y, है ना। यही तो आपका प्रोडक्ट Y दिया हुआ है। एंड इस Y प्रोडक्ट की आप रिएक्शन करवाने वाले हैं डाइल्यूट H2SO4 एंड Hg2+ के साथ। एंड ये भी आपको पता होना चाहिए, जब भी आपके पास ये रिएजेंट आ रहा होगा, जब भी आपके पास ये रिएजेंट आ रहा होगा तो 2 तरीके के प्रोडक्ट्स की पॉसिबिलिटी होगी। अगर जनाब आपके पास इथाइन होने वाला है रिएक्टेंट में तो बनेगा एल्डिहाइड, दैट इज CHO। अगर एक्सेप्ट इथाइन यानी कि इथाइन के अलावा कुछ भी होगा, इथाइन के अलावा कुछ भी होगा तो आप कीटोन बना रहे होंगे, बोलो हाँ या ना। तो यहां पर आपको इथाइन नहीं नजर आएगा, यानी कि जब भी आप डाइल्यूट H2SO4 अलॉन्ग विद Hg2+ आप रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको कीटोन मिल रहा होगा। प्रोडक्ट क्या था आपका, CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आप कर रहे होंगे CH, इसकी आप रिएक्शन करवाने वाले हैं डाइल्यूट H2H। ओहो, पहले तो सही लिखा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, काफी टाइम से पूछी जा रही है एंड अभी भी पूछी जा रही है, आगे भी पूछी जाएगी, है ना। Hg2+, इसको जब आप रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका इथाइन है नहीं। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपको ये देखने को मिल रहा होगा, बोलो हाँ या ना। ये क्या है, कीटोन। एंड क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा प्रोडक्ट है, क्वेश्चन के हिसाब से कंपाउंड Z है आपके पास, कंपाउंड Z है आपके पास। फर्दर आपको इसकी रिएक्शन करानी है किसके साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ। अरे थैंक यू, नहीं भी पूरा हो तो जाए। रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ इसकी रिएक्शन आप करवा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप इसके साथ किसी की रिएक्शन करवाने वाले हैं तो आपको ट्राइमराइजेशन का फॉर्मेशन होता हुआ नजर आ रहा होगा। ट्राइमराइजेशन, देखिए रिएजेंट तो आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। अब ऐसा होता है, क्यों होता है ये हम क्या बताएं आपको, एट द एंड आपको याद करना पड़ेगा ना रिएजेंट्स। ये रिएजेंट का ये काम होता है तो आपको पता होना चाहिए, इस रिएजेंट का ये काम होता है तो भी आपको पता होना चाहिए, इसका ये काम होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, तभी तो आप सॉल्व कर पाएंगे ना। अगर रिएजेंट्स के रिलेटेड कोई समस्या है तो टॉप 101 रिएजेंट्स केमिस्ट्री सारथी आप सर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपको हमारा वीडियो मिल जाने वाला है, वहां पर सारे रिएजेंट्स बहुत ही बड़े तरीके से एक्सप्लेन किए गए हैं, है ना। ठीक है, और वो कंपाउंड क्या है, कंपाउंड क्यू, एंड आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इसका दे दिया गया है, ना भी दिया जाता तभी आपको पता होना चाहिए था, है ना। इसकी रिएक्शन आप करवाने वाले हैं किसके साथ, रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ। रेड हॉट आयरन ट्यूब के साथ तो ट्राइमराइजेशन हो रहा होगा, यानी कि आप बेंजीन बनाएं एंड उस पर 3 CH3 जोड़ रहे होंगे, 3 CH3 जोड़ रहे होंगे, एंड यही आपका हो जाएगा प्रोडक्ट। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे तो आपको C9H12 मिलता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और एक 3 हाइड्रोजन यहाँ पर होगा, यानी कि C9 6 कार्बन इस बेंजीन पर, 3 बाहर, C9H12। और आपसे अब देखिए क्वेश्चन पूछा क्या गया है, स्टेटमेंट 1 को पढ़िए। कंपाउंड Z विल गिव येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। ये क्या है, येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI। NaOI मतलब हेलो फॉर्म टेस्ट, बोलो हाँ या ना। हेलो फॉर्म टेस्ट कब होता है, जब आपके पास मिथाइल कीटोन अवेलेबल होता है। तो कंपाउंड Z में आपके पास मिथाइल कीटोन है क्या, बताइए है नहीं है। कीटोन मिथाइल आपको सब कुछ नजर आ रहा है, दैट मींस यस इट विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट, यस इट विल गिव हेलो फॉर्म टेस्ट। अगर ये हेलो फॉर्म टेस्ट दे रहा होगा दैट मींस आपको येलो पीपीटी मिल जाने वाली है। तो स्टेटमेंट 1 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको आप ऐसे टिक कर पाएंगे। ठीक है, येलो प्रेसिपिटेट आपको मिल रहा होगा क्योंकि यहाँ पर हेलो फॉर्म टेस्ट पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है, क्योंकि आपके पास मिथाइल कीटोन अवेलेबल है ना। स्टेटमेंट 2 को देखेंगे, कंपाउंड क्यू हैज 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, एरोमेटिक एंड एलिफेटिक इन दिस रेशियो। एरोमेटिक कार्बन क्या होंगे, जो आपके रिंग में अवेलेबल होंगे, एलिफेटिक जो बाहर होंगे। तो एरोमेटिक कितने हाइड्रोजन है आपके पास, मैंने कार्बन बोल दिया आई थिंक, नहीं कार्बन नहीं हाइड्रोजन। एलोफेटिक हाइड्रोजन कितने हैं, एरोमेटिक हाइड्रोजन। तो एरोमेटिक हाइड्रोजन एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, कितने हो गए 3। एलिफेटिक हाइड्रोजन आपके पास कितने हैं 6 नहीं 9, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, दैट मींस 9। इनका जब आप रेशियो निकालेंगे तो 1:3 आने वाला है ना, 3 1 3 3 9, 1:3। एरोमेटिक एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक एलिफेटिक होना चाहिए, एरोमेटिक एलिफेटिक 1:3, दैट मींस स्टेटमेंट 2 भी आपका बिल्कुल सही हो रहा होगा। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, दैट मींस ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही होने वाला है।
है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, आपको सारी जानकारी होनी चाहिए। डाइल्यूट H2SO4 Hg2+ क्या देने वाला है, क्या पॉसिबिलिटीज आपकी होती हैं, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तीनों रीजेंट की अगर वर्किंग आपको पता थी तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे, है ना। आपने हमारे साथ बैठकर कितने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, पहले हम देखते हैं। 12 क्वेश्चन आपने हमारे साथ बैठकर 12 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। इसी प्रकार से हमारे चैप्टर वाइज PYQs की प्रैक्टिस करते रहिए, आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा। चलिए मिलेंगे इस दूसरे वीडियो में, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।